Good morning to everybody, and hope you are all right. Till date, you have got 2 demo classes on aptitude, and I have come to know because I am getting so many comments, so many likes, and the students have appreciated, and many more are likely to join. तो अच्छा है, क्योंकि हमारा मकसद तो यही था कि हम जब पढ़ाएं आपको तो वो मीनिंगफुल हो, इफ़ेक्टिव हो और आपके लिए यूज़फुल हो, जिस मकसद के लिए आप हमारे पास आएँ। आज हमारी जो डेमो क्लास है, जैसे हमने ऑलरेडी प्लान किया और आपको बताया, आज होगी हिस्ट्री के ऊपर। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो सिलेबस रहता है उसमें मोस्टली हमारा जो स्ट्रेस रहता है वो मॉडर्न हिस्ट्री पर रहता है। बाद में हम देखेंगे जैसे सिलेबस आता है तो फिर देखेंगे, अगर एंशंट होगा तो वो भी करेंगे, मेडिवल होगा तो वो भी करेंगे, लेकिन आज का जो आपका डेमो लेक्चर होगा वो मॉडर्न हिस्ट्री पे होगा, क्योंकि एक दिन का डेमो क्लास आज का हिस्ट्री का होगा। कल संडे है, कल जो डेमो क्लास होगा वो होगा ज्योग्राफी पे, इंडियन ज्योग्राफी पे, और मंडे को जो डेमो क्लास होगा दैट विल बी ऑन पॉलिटी, एंड ट्यूसडे को लास्ट डेमो क्लास होगा इकोनॉमी के ऊपर, विच आई विल बी माई सेल्फ टेकिंग। मैंने आपसे पहले भी बोला था मुझे नहीं, क्योंकि अभी हमें मालूम ही नहीं है कि वो सिलेबस में होगा या नहीं होगा। अभी जब होगा तो हमने करना है, क्योंकि ये तो डेमो क्लास है, इसकी तो कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मेन क्लासेस तो आगे स्टार्ट होनी। यस, तो अभी मैं कॉल करूँगा मैडम सोनिका वर्मा को, जो 2 बार IAS क्वालिफाइड हैं, जिन्होंने मेन क्वालिफाई किया है। इंटरव्यू के कहीं ड्रॉप आउट हैं बाई चांस 1.5 मार्क्स से। शी इज़ फैकल्टी विद अस हु इज़ टीचिंग UPSC क्लासेस, जो हमारी UPSC क्लासेस को ले रही हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैडम आप आइए। शी इज़ मैडम सोनिका वर्मा। शी, as I have already told you, that she is a person who has qualified KS. Good morning. I'll just give this to madam and you can wish her good morning. Okay, good morning class. Am I audible to all? So today we are going to start with the history, okay? So this is a demo class, as you all know. So we'll start with the history, and we will start with the very basics, from the basics, right? So that it should be understood by all of those who have ever either you have learned history or not. So we'll start from the basics so that it should be understood by all. So about my experience, I am teaching from the past 5 to 6 years. So I think it would be benefit you also. So let's start with the history. जैसे जैसे अगर आपके कंपोनेंट हम देखेंगे, अगर कुछ एड ऑन होगा तो वो उसको हम बाद में सारा अकॉर्डिंगली सिलेबस के अकॉर्डिंग कवर करेंगे, बट आज हम बिल्कुल हिस्ट्री के साथ डील करेंगे। हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं, ठीक है, हिस्ट्री वर्ड की जब हम बात करते हैं तो अगर आप वर्ड को ही ध्यान से देखेंगे, वेट अ सेकेंड, ओके, अगर आप वर्ड हिस्ट्री की बात करें, ठीक है, ये 2 वर्ड से बनता है। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे स्टोरी वर्ड आ रहा है, राइट? स्टोरी वर्ड की जब हम बात करते हैं मतलब किसी चीज़ के बारे में जानना, राइट? तो जब हम बात करते हैं स्टोरी की, हिस्ट्री मतलब कि स्टोरी पढ़ना किसी की। अब हम ह्यूमंस के साथ जब डील करेंगे तो ह्यूमंस में हम ह्यूमन की हिस्ट्री पढ़ते हैं, मतलब कि ह्यूमन के पास्ट इवेंट्स के बारे में डील किया जाता है। ह्यूमन के जब हम पास्ट इवेंट्स की डील करते हैं उसको हम एक सिस्टमेटिक मैनर में पढ़ते हैं, फ्रॉम जहाँ से वो स्टार्ट हुआ टिल जहाँ तक हमारी ये अभी हम सिविलाइजेशन चल रही है हमारे प्रेजेंट डे तक, जो जितना भी हमारे पास जितनी भी पास्ट इवेंट्स हुई हैं उसके बारे में हम यहाँ पे डील करते हैं हिस्ट्री में। सो अगर हम हिस्ट्री को एज ए डेफिनेशन पढ़ें, हिस्ट्री का मतलब क्या होता है कि ऐसी ब्रांच जहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, पास्ट इवेंट्स की बात करते हैं, एक कंटिन्यूस सिस्टमेटिक मैनर में, राइट? एक कंटिन्यूस सिस्टमेटिक मैनर में जहाँ पे हम किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं वहाँ के किसी भी एरिया के लोगों के बारे में, पीपल के बारे में, किसी कंट्री की हिस्ट्री पढ़ते हैं। जैसे हमारा इंडिया हो गया, राइट? हम इंडिया की हिस्ट्री पढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं किसी एक पीरियड को पढ़ेंगे, राइट? कौन से पीरियड को, कौन से एरा को पढ़ रहे हैं, ये बात करते हैं, और इसको एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में पढ़ा जाता है, राइट? हम कैसे पढ़ते हैं इसको, एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में, ठीक है? जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करें तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जैसे मैंने आपको बताया इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना। अब जब हम इंडिया की ही हिस्ट्री की बात कर रहे हैं
तो हमारे पास इंडियन हिस्ट्री की 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, राइट। एक होता है इसमें एंशिएंट, एक होती है हमारे पास मेडिवल, एंड द लास्ट वन इज योर मॉडर्न एरा, राइट। हम हिस्ट्री को 3 भागों में पढ़ते हैं, 3 पार्ट्स में पढ़ा जाता है, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न में पढ़ते हैं, राइट। अभी जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो मॉडर्न पे बेस्ड होगा। बात जब हम करते हैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के फादर के बारे में जानना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये जो JKSSB इस बार एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, आप लोग भी जानते होंगे कि JKSSB क्या करता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। तो आपको मे भी पूछा जा सकता है हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो हेरोडोटस इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, दिस यू हैव टू रिमेंबर, राइट। हेरोडोटस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। अब आप बोलेंगे मैम हेरोडोटस को ही क्यों फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। वर्ल्ड वाइड अगर हम फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो हेरोडोटस को हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि हेरोडोटस वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने एक क्रोनोलॉजिकल मैनर में हिस्ट्री को या इवेंट्स को क्या किया था, रिकॉर्ड किया था। वाई हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज हेरोडोटस वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने सभी क्रोनो इवेंट्स को, जो हिस्टोरिकल इवेंट्स थी, या फॉर द फर्स्ट टाइम जिसने हिस्टोरिकल इवेंट्स को क्या किया था, फर्स्ट टाइम रिकॉर्ड किया था। तो दैट्स वाई हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री की। जब हम फादर ऑफ हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें पता चल जाता है हेरोडोटस है, लेकिन हमें यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि इंडियन हिस्ट्री के फादर कौन हैं। तो फादर ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज मेगास्थेन्स, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है, मार्क इट फॉर योर एग्जाम, राइट, दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो मेगास्थेन्स इज नोन एज द फादर ऑफ Indian history. Now again the question is why Indian history, ठीक है, why he is known as the father of Indian history, because he is known as the father of Indian history because he was the first person in India who has note down the events according to the record the events, ठीक है। ये फर्स्ट पर्सन था जिसने कंपाइल किया था, और जो इसने बुक कंपाइल की थी उस बुक का नाम था इंडिका, दिस यू हैव टू अगेन रिमेंबर, द बुक दैट वाज रिटन बाय द मेगास्थेन इज नोन एज इंडिका, सो दिस इज अगेन important. As I told you earlier also, the phases of Indian history, I told you that there are 3 phases of Indian history. Number 1 is ancient, number 2 is medieval and number 3 is modern, ठीक है। सेकेंड हम बात करते हैं हमारे पास यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 की। जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें इंडियन हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री की जब बात करते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास आ जाता है रिवोल्ट ऑफ 1857, बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। हमने 3 भागों में, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि हिस्ट्री हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हमारे पास एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न, राइट। जस्ट वेट अ मिनट, ओके, मैंने आपको बताया हिस्ट्री 3 पार्ट्स में है, एंशिएंट है, मेडिवल है एंड मॉडर्न है। जब हम मॉडर्न की बात करते हैं, हम मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में हमारे पास सबसे इम्पॉर्टेंट होता है फ्रीडम स्ट्रगल, जो कि आपके एग्ज़ाम में भी आता है, ठीक है। फ्रीडम हम स्ट्रगल की बात करते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल की जब बात की जाती है, उसमें सबसे पहला इवेंट जो हुआ था हमारे फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए, उसको हम बोलते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857। तो आज हम रिवोल्ट ऑफ 1857 के आपको एक डेमो क्लास दी जाएगी। रिवोल्ट ऑफ 1857 में हम क्या पढ़ते हैं कि ये रिवोल्ट क्यों हुआ था। सबसे पहले ये रिवोल्ट क्यों हुआ था, ये रिवोल्ट हुआ था क्योंकि ब्रिटिश की ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ थी। एक लिमिट से ज़्यादा आप अगर किसी भी पर्सन को ऑप्रेस करेंगे तो वो अपनी वॉइस ज़रूर रेस करेगा। सिमिलर इज़ द केस विद द इंडियंस ऑल्सो, ठीक है। इंडियंस जो हैं ब्रिटिश की पॉलिसीज से तंग आ चुके थे, तो उन्होंने क्या किया, एक टाइम पे धीरे धीरे करके जब वो ऑपरेशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ गया, तो वो ऑपरेशन के बाद क्या हुआ, यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857। ऐसा नहीं था इस रिवोल्ट में कि आप बोलेंगे कि एकदम से सभी लोग आए और उन्होंने ब्रिटिश के साथ रिवोल्ट कर दिया, ऐसा नहीं था। पैचेस में रिवोल्ट हुआ था, कुछ पार्ट्स इससे इफेक्टेड थे इंडिया के, जबकि कुछ पार्ट्स इससे नॉन इफेक्टेड रहे थे, ठीक है। हम ये भी बोल सकते हैं जहाँ पे ऑपरेशन ज़्यादा था उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जहाँ पे ऑपरेशन कम था उन लोगों ने प्रोटेस्ट नहीं किया इसमें, ठीक है। जब बात की जाती है रिवोल्ट ऑफ 1857 की, ऐसा नहीं था कि 1857 ईयर आया तो इस दिन ना हमने इस साल को रिवोल्ट करना है तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले धीरे धीरे कुछ स्टेप्स हुए, उन स्टेप्स की वजह से क्या हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 को जन्म दिया। उनको हम बोलते हैं अर्ली प्रेसिडेंट्स, एंड दीज इवेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल, राइट। ये इवेंट्स आपके लिए पढ़ना ज़रूरी हो जाएगा।
तो सबसे पहले, एंड यू हैव टू नोट इट डाउन ऑल्सो बिकॉज दिस विल बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन. सो 1806 में क्या हुआ था? सबसे पहले वेलोर में सिपॉयज़ ने म्यूटिनी कर दी. वेलोर में सिपॉयज़ जो थे, सिपॉयज़ मतलब कि सोल्जर्स हमारे जो थे, इंडियन सोल्जर्स, उन्होंने क्या किया, अपने जो उनके सुपीरियर थे उनके खिलाफ वॉइस रेज की थी. तो ये एक छोटा सा इवेंट था, नंबर 1. नंबर 2 पे 1824 में 47th रेजिमेंट जो थी सिपॉयज़ की, कहाँ पे? बैरकपुर में. उन्होंने जो उनके सुपीरियर्स के ऑर्डर थे कि उनको लड़ने के लिए बर्मा जाना है, वो उन्होंने क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया. तो यहाँ पे भी एक म्यूटिनी हो गई. ठीक है, उन्होंने मना कर दिया कि हम बर्मा नहीं जाएंगे, और बर्मा आज का प्रेजेंट डे म्यांमार है. नेक्स्ट हम बात करते हैं 1844 की. 1844 में क्या हुआ था? 7 बटालियंस उन्होंने रिवोल्ट किया ऑन द क्वेश्चन ऑफ भट्टा, कि हमारे जो हमें उनको सैलरीज दी जाती हैं उस पर उन्होंने क्वेश्चन रेज किया था. राइट. उसके बाद हम बात करते हैं, उसके बाद छोटी छोटी म्यूटिनीज, जैसे 1825 में असम में, 1838 में शोलापुर में, 1844 में सिंध में, एंड देन 1849 में पंजाब में हुई. तो इससे ये क्या था कि अब जो लोग थे वहाँ पे, उन्होंने क्या किया, अपनी वॉइस जो है वो रेस करना स्टार्ट कर दी. राइट. यहाँ पे उन्होंने क्या किया, अपनी वॉइस रेस करना स्टार्ट कर दी. किसके अगेंस्ट, किसके लिए उन्होंने वॉइस रेस करना स्टार्ट की? उन्होंने वॉइस रेस स्टार्ट की अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. राइट. तो यहाँ पे हम देखते हैं, सबसे पहले सिपाही म्यूटिनी हुई वेलोर में. देन हमारे पास 47th रेजिमेंट ने बैरकपुर में जाना मना कर दिया. उन्होंने बैरकपुर में हुई थी ये, उन्होंने बर्मा जाने के लिए मना कर दिया था. ठीक है. उसके बाद सैलरीज को लेके, भट्टा को लेके उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया. उन्होंने उसके रिलेटेड अपनी वॉइस रेज की. देन हम उसके बाद पढ़ते हैं, असम में म्यूटिनी हुई, शोलापुर में म्यूटिनी हुई, सिंध में हुई, एंड देन लास्ट में रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ. कहाँ से? बहरामपुर बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था. राइट. दिस यू हैव टू रिमेंबर. बहरामपुर बैरकपुर से स्टार्ट हुआ था, जब उन्होंने जो नई राइफल इंट्रोड्यूस की गई थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको चलाने से मना कर दिया. ठीक है. उन्होंने क्या किया, अपने सुपीरियर के जो उनके ऑर्डर्स थे उसको मना कर दिया कि वी विल नॉट फॉलो योर ऑर्डर्स. राइट. तो यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी. हमारे पास आपने क्वेश्चन किया कि वाई डिड दे रिफ्यूज़ इट. देखो, ये जो एनफील्ड राइफ़ल थी हमारे पास, ये जो है, इसमें ऐसा माना जाता था कि इसको दांत से टेयर करना पड़ता था. ठीक है. और ये इमीडिएट कॉज भी बना था रिवोल्ट का. इन्होंने क्या किया था एक्चुअल में, कि दांत से जब इसको निकालते थे, और ऐसा माना जाता था, इट वाज अ एजम्पशन, कि ये जो चीज़ थी एनफील्ड, जब इनको काटना होता था दांत से इस चीज़ को, तो इसमें क्या होता था, पिग फैट और काउ फैट था. ठीक है. अब पिग जो है, पिग फैट की जब हम बात करते हैं, वेट अ सेकेंड, जब हम बात करते हैं पिग फैट की, राइट, तो पिग फैट जो था वो मुस्लिम्स के लिए जो है मना है. मुस्लिम्स में उसको जो है टच नहीं करते एंड ऑल. सो इसीलिए वो उनके लिए, उन्होंने इसको क्या कर दिया, इससे रिफ्यूज़ कर दिया कि हम इसको नहीं चलाएंगे. सिमिलरली काउ फैट की जब बात करते हैं तो वो हिंदूज़ के लिए प्रेशियस है, तो हिंदूज़ उसको टच नहीं करते थे. तो इसलिए इन दोनों ने इसको क्या कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि हम एनफील्ड राइफ़ल नहीं चलाएंगे. और वॉर की जब हम बात करते हैं, एक और एजम्पशन था, एक और नोशन था कि समुंदर को क्रॉस नहीं किया जाएगा, सी को क्रॉस नहीं किया जाएगा. अगर सी को क्रॉस किया जाता है तो ये माना जाता था कि उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, कि ये धर्म जो है या वो अपने से वो छूट जाएगा, या इट इज़ अ सिन. ठीक है. सो दैट्स वाई दे रिफ्यूज टू गो टू द बर्मा एंड ऑल. राइट. अब हम बात करते हैं आगे रिवोल्ट ऑफ 1857 में. सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि म्यूटिनी बनी क्यों. ठीक है. वाई द म्यूटिनी हैपेंड, क्यों म्यूटिनी का बात की गई, क्यों ये म्यूटिनी रेज हुई. राइट. इसके बहुत सारे कॉजेज़ थे, डिफरेंट कॉजेज़ थे इसमें कि क्यों म्यूटिनी रेज हुई. राइट. जब हम म्यूटिनी की बात करते हैं तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट कॉज आता है इसमें पॉलिटिकल कॉज. वी हैव टू नोट डाउन दिस थिंग कि वाई द म्यूटिनी हैपेंस. द नंबर 1 कॉज वॉज द पॉलिटिकल कॉज. राइट. पॉलिटिकल कॉज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात आती है इसमें हमारे पास सब्सिडरी अलायंस की. किसकी आती है? सब्सिडरी अलायंस की. सब्सिडरी अलायंस की जब बात की जाती है, ये स्टार्ट किसने किया था? वेलेस्ली ने स्टार्ट किया था. ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. सो यू हैव टू मार्क इट. राइट. सो दिस वेलेस्ली इज इंपॉर्टेंट. द सब्सिडरी अलायंस वॉज started by Wellesley. Now what is subsidiary alliance?
सब्सिडरी अलायंस क्या था, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, लाइक ये एक कोई भी टेरिटरी है इंडियन रूलर के अंडर, ओके, और यहाँ पे आपके पास हैं ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स का सोल मोटिव क्या था, प्रॉफिट, राइट, उनको प्रॉफिट गेन करना था। प्रॉफिट गेन करने के लिए उनको टेरिटरी चाहिए थी जहाँ पे वो अपनी हुकूमत चला सके। सो वो क्या करते थे, लेकिन ये टेरिटरीज ऑलरेडी अंडर थी किसके, हमारे इंडियन रूलर्स के अंडर थी। अब क्या करते थे, ये सब्सिडरी अलायंस कर देते थे उस पर्टिकुलर रूलर के साथ। उसमें क्या होता था, उसमें 2-3 एस्पेक्ट्स होते थे कि हम क्या करेंगे, ये ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपने सोल्जर्स यहाँ पे लगा देते थे टेरिटरी के बाहर, कि हम आपकी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करेंगे एंड इन टर्न आप क्या करेंगे, सोल मोटिव वाज कि हमें क्या करना है, इनको प्रॉफिट करना है ब्रिटिशर्स को। तो ये क्या करते थे, अपने सोल्जर्स इस टेरिटरी के बाहर लगा देते थे, राइट। तो जब सोल्जर्स लगा दिए तो इन टर्न ये रूलर क्या करता था, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रिटिशर्स को मनी देते थे, कुछ अमाउंट दिया जाता था। क्लियर, दिस वॉज सब्सिडरी अलायंस। अगर इफ दिस पर्सन was failed to give him the salaries or the money, अगर ये ब्रिटिशर्स को नहीं दे पाते थे तो क्या होता था यहाँ पे कि ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स इस टेरिटरी का आधा पार्ट अपने अंडर ले लेते थे, फिर वहाँ पे ये अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रूल चलाते थे। जब भी कोई एरिया सब्सिडरी अलायंस के अंडर आता था, ठीक है, वहाँ का जो रूलर था उसको प्रोटेक्ट करना ब्रिटिशर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी। बट ये मेयर एक हम बोल सकते हैं कि ये सिर्फ उनके लिए एक जाल था कि वो क्या कर सके, इंडियन रूलर्स को फंसा सके, क्योंकि सोल पर्पस उनका क्या था, मनी को एक्सट्रैक्ट करना। तो वो एक्चुअल में प्रोटेक्ट नहीं करते थे, वो क्या करते थे, उनको बोलते थे कि आप अपनी टेरिटरी पे रूल कीजिए और बाहर के जितने भी उनके लिंक्स हैं, किसी भी आप अदर टेरिटरी के साथ लिंक नहीं बना सकते हैं, आप किसी और फॉरेन डेलीगेट से बात नहीं कर सकते हैं, आपको सिर्फ ब्रिटिशर्स के अकॉर्डिंगली ही चलना है। बस आपका रूल कहाँ पे रहेगा, अपनी इस टेरिटरी के अंडर आपका अपना रूल रहेगा। दिस वॉज कॉल्ड द सब्सिडरी अलायंस। सो यहाँ पे हमें सब्सिडरी अलायंस के लिए याद करने वाला क्या रहेगा कि वेलेस्ले ने इसको स्टार्ट किया था। अगर आपको स्टोरी फॉर्मेट, स्टोरी पता होगी तो आपके लिए लर्न करना इजी रह जाएगा, नहीं तो फैक्ट्स लर्न करना हिस्ट्री में टफ हो जाता है। अब हम बात करते हैं सब्सिडरी अलायंस वॉज स्टार्टेड बाय वेलेस्ले। सबसे पहले जो एरिया जिसने इसके अंडर आया था वो था निज़ाम ऑफ हैदराबाद। दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर, राइट। ही वॉज द फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टू फॉल अंडर इट, राइट। ये फर्स्ट पर्सन था जो सब्सिडरी अलायंस जिसने ब्रिटिशर्स के साथ साइन किया था, ठीक है। सो इट मैंडेटरी फॉर ए रूलर कि वो क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे मिलिट्री फोर्स जिसको कंपनी ट्रेन करती थी, ठीक है। लेकिन आफ्टर द डिमाइज ऑफ द बहादुर शाह जफर, ब्रिटिश ने इसको ख़त्म कर दिया। सब्सिडरी अलायंस 1857 के रिवोल्ट के बाद ख़त्म हो गया था करप्शन। सो हम बात कर रहे थे सब्सिडरी अलायंस की। सब्सिडरी अलायंस हमने पढ़ लिया यहाँ पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जो सेकंड हमारा टॉपिक आता है, दैट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। नाउ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ से कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने स्टार्ट किया था, एंड दैट वाज स्टार्टेड बाय डलहौजी। बेसिकली अगर हम इस पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी जो है इसका मतलब ही क्या है कि एनेक्सेशन की पॉलिसी, किसी तरीके से एनेक्स करना रूल्स को। हम जानते हैं एंशिएंट इंडिया से ही हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि रूलर्स, किंग का बेटा रूल करता है, आगे हेरिडिटरी रहता है, राइट। जिस किंग का बेटा नहीं होता था वो अडॉप्ट कर लेते थे ताकि उनका जो सल्तनत है वो या डायनेस्टी है वो चलती रहे, राइट। तो यहाँ पे भी यही हुआ कि ब्रिटिशर्स के आने तक, जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में आए, सेम रूल चल रहा था, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं एनेक्सेशन की, एनेक्सेशन पॉलिसी की, तो उनका मेन सोल मोटिव क्या था, प्रॉफिट था। तो उनको क्या करना था, उसके लिए एनेक्स करना था। तो उन्होंने इसके लिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में क्या था कि कोई भी पर्सन, ऐसा पर्सन जो जिसकी अपनी कोई भी रूलर ऐसा जिसके आगे उसका कोई हायर नहीं है, तो वो क्या करते थे, उसका जिसका कोई भी हायर नहीं है वो उस प्रॉपर्टी को, वो उस एरिया को पूरे को क्या कर लेते थे, अपने अंडर ले लेते थे। एंड दिस वाज कॉल्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सो फर्स्ट झांसी भी इसी से अक्वायर हुआ था, इसी प्रोसेस से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से अक्वायर किया था। ऑल्दो हम जानते हैं रानी झांसी ने अडॉप्ट किया था सन को, पर ब्रिटिशर्स ने इस पॉलिसी को नहीं माना था। सो यहाँ पे जो लर्न करने वाला एक पॉइंट आ जाता है जिसको आपको याद रखना है, दैट वॉज सतारा। सतारा वॉज द फर्स्ट एरिया, सतारा फर्स्ट एरिया था जहाँ पे ये क्या की गई थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाई गई थी। अब हम बात करते हैं एक और जो अनदर पॉलिसी ब्रिटिशर्स की,
एक और अनदर पॉलिसी ब्रिटिशर्स की जो बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, जिसको मेंशन करना पड़ता है, जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 का एक उसको ट्रिगर मिला, वो हमारे पास बात आ जाती है बैन ऑन पेंशन, राइट। ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, पेंशन को बैन कर दिया था, राइट। नाना साहिब ने क्लेम किया कि उसके बिहाफ पे, उनके फादर के बिहाफ पे उनको पेंशन दी जाए, बट ब्रिटिशर्स ने इसको रिफ्यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हेट्रेड जो है वो राइज हुई अमंग द इंडियंस फॉर द ब्रिटिशर्स, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनेक्सेशन ऑफ अवध की। 1856 में जब एनेक्सेशन की गई अवध की, तो ये भी एक रिजेंटमेंट का, एक हेट्रेड का कॉज बना, जिसने रिवोल्ट ऑफ 1857 को ट्रिगर किया था, राइट। नेक्स्ट बात की जाती है हमारे पास सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज की फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, एंड दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक कॉजेज। अभी तक हमने पढ़े थे पॉलिटिकल कॉजेज। इन पॉलिटिकल कॉजेज में हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सब्सिडरी अलायंस, बैन ऑन पेंशन, ये 3 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। अब जब हम बात करते हैं हमारे इकोनॉमिक कॉजेज़ की, कि कौन कौन से इकोनॉमिक कॉजेज़ थे जिनकी वजह से हमें यहाँ पे रिवोल्ट ऑफ 1857 को ट्रिगर मिला। फर्स्ट वन वाज द पीजेंट डिससेटिस्फैक्शन। हमारे इंडिया में पीजेंट्स का बहुत नंबर है, राइट। पीजेंट्स बहुत थे। आज भी हमारी 63% ऑफ द पॉपुलेशन जो है, मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो तब भी हमारे पास मोर देन 80% से हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थी। तो फार्मर्स डिससेटिस्फाइड थे, ठीक है, चाहे वो लोन्स की बात की जाए, या चाहे वो फार्म प्रैक्टिसेस की बात की जाए, या चाहे हाई रेवेन्यूज़ की बात की जाए, ठीक है, हाई लैंड रेवेन्यूज़ की बात की जाए। तो इन सब की वजह से फार्मर्स में भी क्या था, फार्मर्स वर ऑल्सो अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। अगेन नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। ज़मींदारी सिस्टम जो था ऑल्सो डिडंट हेल्प, एंड इससे भी क्या हुआ कि मनी लेंडर्स का राइज हुआ, मनी लेंडर्स की क्लास जो है उसका राइज हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों पे कर्ज बढ़ गया, राइट। जिसकी वजह से क्या हुआ, कर्ज बढ़ गया, फार्मर्स पे एट्रॉसिटीज़ होने लगी मनी लेंडर्स के द्वारा। मनी लेंडर्स क्यों एट्रॉसिटीज़ करते थे? जस्ट टू एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम द पेजेंट्स, एज दे टू हैड टू पे द सम ऑफ द पार्ट टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज़, राइट। सो इसकी वजह से भी क्या हुआ, टेनेंसी बढ़ती चली गई, शेयर क्रॉपिंग बढ़ती चली गई, जिसकी वजह से ये भी एक वन ऑफ द इकोनॉमिक कॉज बना हमारे पास फॉर द राइज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी आता है पेपर में। दादा भाई नारोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में फर्स्ट टाइम कंसेप्ट दिया था, आर.सी. दत्त ने भी इसके बारे में बताया था। इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड्स, ठीक है। इन्होंने बताया कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स की सैलरीज हमारे इंडिया से निकाली जाती है। जितने भी ब्रिटिश पर्सनल यहाँ पे जो काम कर रहे थे, ठीक है, उनकी सैलरीज कहाँ से निकाली जाती थी, इंडिया से निकाली जाती थी। दूसरी बात इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या आ जाती है, ट्रेड की जब हम बात करते हैं, ठीक है, ट्रेड में भी क्या था कि इंडिया से जब इंडिया में यहाँ पे ट्रेड किया जाता था, तो ट्रेड में क्या था, रॉ मटेरियल जितना भी था वो सारा इंडिया से लिया जाता था, सारा का सारा रॉ मटेरियल इंडिया से जाता था बहुत ही लेस प्राइसेस में, जिसका बहुत ही कम अमाउंट जो है किसको दिया जाता था, इंडियंस को दिया जाता था। रॉ मटेरियल सारा इंडिया से जाता था, और वहाँ से जितने भी गुड्स बनते थे वो गुड्स बन के कहाँ पे वापस आते थे, इंडिया में आते थे, और उनको हाई प्राइसेस पे इंडियंस को बेचा जाता था, ठीक है। इंडिया दो काम कर रहा था यहाँ पे, एक तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था, राइट, एट वेरी लो प्राइसेस, राइट, एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग वाज कि इंडिया उनके लिए क्या बन गया था, एक मार्केट बन गया था जहाँ पे वो अपने गुड्स को बेच सके। सो ब्रिटिशर्स जो हैं दोनों तरीके से क्या कर रहे थे, प्रॉफिट अर्न कर रहे थे, और इंडिया क्या था, उस पर लॉस पे था। दिस वॉज कॉल्ड द ड्रेन ऑफ वेल्थ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज वॉज रिलीजियस एंड द कल्चरल कॉजेज, राइट। ऑल्दो हम इंडिया एक सेक्युलर कंट्री है, लेकिन रिलीजन हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। रिलीजन इंडिया में रिलीजन का अपना ही एक क्या है, इम्पोर्टेंस है। तो रिलीजियस एंड कल्चरल कॉजेज, दिस आर ऑल्सो द वन ऑफ द मेन कॉजेज फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। क्रिश्चियनिटी आ गई यहाँ पे, क्रिश्चियनिटी की वजह से क्रिश्चियन मिशनरीज आ गई, उन्होंने भी क्या किया, यहाँ पे कन्वर्जेंस किए, ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज था। रिलीजियस फ्रंट पे जब हम बात करते हैं, वो हमें हमेशा इंडियंस को, इंडियन के रिलीजन को हमेशा क्या दिखाते थे, लो दिखाते थे, और अपने रिलीजन को हमेशा हाई दिखाते थे।
दे हमेशा अपने आप को क्या बताते थे कि वी आर सुपीरियर एंड यू आर इन्फीरियर। सो एक ये बात थी। ऑल्सो उन्होंने इंटरफेयर किया था कुछ पॉलिसीज़ में, जैसे सती पॉलिसी हमारे इंडियंस में यहाँ पे थी, ऑल्दो इट वॉज नॉट गुड फॉर द सोसाइटी, बट जब उन्होंने इंटरफेयर किया तो उन्होंने देखा कि लोगों को ब्राह्मणिज्म वगैरह एंड ऑल जितने भी इसमें थे वो एलिमेंट्स इनसे खुश नहीं थे इस पर्सपेक्टिव पे कि वाई दे आर इंटरफेयरिंग इन आर रिलीजन। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज बना हमारे पास, रिलीजियस कॉज बना, किसके लिए? रिवोल्ट ऑफ 1857 के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन्होंने 1856 में एक एक्ट पास किया गया, ठीक है, पास अंडर विच अ न्यू रिक्रूट वॉज रिक्वायर्ड टू सर्व इवन ओवरसीज एंड वॉज एंटी रिलीजियस टू हिंदूज। जैसे मैंने आपको बताया, ओवरसीज़ को क्रॉस करना हिंदू रिलीजन के लिए गलत था, हिंदू रिलीजन में उसको गलत माना जाता था, उसमें समझा जाता था कि ये इससे क्या होगा, धर्म भ्रष्ट होगा, तो ये एंटी रिलीजन माना जाता था हिंदूज़ के लिए। बट वो बेचते थे, यहाँ से यूरोप बेचते थे, अफ्रीका बेचते थे, तो जिसकी वजह से ये भी एक कॉज बना। सती को जब इन्होंने बैन किया, विडो रीमैरिज जैसे एक्ट्स लाए, ये हमारी इंडियन सोसाइटी में नहीं थे, ये रिफॉर्म्स इंडियन सोसाइटी, इंडियन पर्सनस नहीं जानते थे, तो ये भी उनके लिए क्या हुआ, एक कॉज बने, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि एक हेट्रेड आई अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। तो मिशनरीज का इंटरफेयर करना वो भी हमारे इंडियंस को पसंद नहीं आया। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉज आता है इसी में, रिवोल्ट ऑफ 1857 में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज, राइट। अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज की, कि एडमिनिस्ट्रेशन की जब हम बात करते हैं, सिपॉइज जो थे, सिपॉइज की जब हम बात की जाती है, हमारे यहाँ पे जो सिपाहीस काम कर रहे थे वो उनसे खुश नहीं थे। किससे खुश नहीं थे? ब्रिटिशर्स से वो खुश नहीं थे। दे आर अनहैप्पी। किस वजह से वो खुश नहीं थे? चाहे वो पे की बात हो, चाहे वो अलाउंसेस की बात हो, या चाहे कंडीशंस ऑफ सर्विस की बात हो, ठीक है। हमेशा जो इंडियन सोल्जर्स थे उनके काउंटर पार्ट्स, अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें, उनको हमेशा सुपीरियर माना जाता था, उनको सैलरी ज़्यादा दी जाती थी, उनकी टर्म कंडीशंस अच्छी थी, जबकि इंडियंस के साथ ऐसा नहीं था। तो ये भी एक कॉज ऑफ डिसेंटमेंट बना फॉर द रिवोल्ट ऑफ 1857, राइट। सो बहुत सारे पीजेंट्स और उनकी फैमिलीज़ जो हैं, बहुत सारे पीजेंट्स और उनकी फैमिलीज़ जो विलेजेस में रह रहे थे, उनको ये पसंद नहीं आया। एंड इसकी वजह से क्या हुआ, यूजुअली जो सिपॉइज होते थे वो पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे, एंड ये जो पीजेंट्स थे इनमें एंगर इससे राइज हुआ कि इनको क्या किया जाता है, इक्वल नहीं माना जाता है अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स। अब हम बात करते हैं रेशियल नेचर का एंड एक्सेस टू मिनियल जॉब्स। जब हम बात करते हैं रेशियल नेचर की, मैंने आपको बताया ब्रिटिश पीपल वर वाइट, सो एंड इंडियंस को वो ब्लैक बोलते थे, ब्लैक कंसीडर करते थे। तो जब रेशियल नेचर ये जो था, वाइट को वो कंसीडर करते थे कि दे वाइट पीपल दे आर सुपीरियर, तो अपने आप को सुपीरियर मानना और इंडियंस को इन्फीरियर मानना अपने से, ये भी एक कॉज बना। और इंडियंस को हमेशा क्या किया जाता था, छोटी जॉब्स दी जाती थी, छोटे रैंक दिए जाते थे, नो मैटर हाउ कैपेबल दे आर, बट दे वर गिवन द लो रैंक्स, राइट। सो दिस वॉज अनदर रीज़न। एंड एलियन रूल, अगेन बात आ जाती है कि हमारी टेरिटरी पे कोई बाहर से पर्सन आके आप पे हुकूमत चलाए। आपके घरों में भी आप ऐसे समझ सकते हैं, अगर आप अपने घर में बैठे और कोई थर्ड पर्सन आपके घर पे आ जाता है, ठीक है, और आपको आप पे रूल चलाता है, आप ऐसे नहीं ऐसे कीजिए, आपको ऐसे करना चाहिए, तो आपको भी क्या होगा, उससे हेट्रेड होगी। सिमिलर इज़ द केस विद द इंडियंस, राइट। जब ब्रिटिशर्स आके हमारी इंडियन टेरिटरी पे रूल करने लगे और वो फॉरेन पर्सनस थे, तो इंडियंस को ये पसंद नहीं आया। अब हम बात करते हैं इस सब में, जहाँ हमने इतने सारे कॉजेस पढ़े, इस सब में इमीडिएट कॉज, जिसने आग में, हम बोलते हैं ना, घी डालने का काम किया, उसको हम कहते हैं इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज क्या था? जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे र्यूमर्स थे कि बोन मिक्सड इन फ्लोर, जो आटा है उस पर बोन क्या किया जाता है, बोन का पाउडर को जो है वो मिक्स किया जाता है। काउ पिग फैट को कार्ट्रिजेस में कोट किया जाता है एनफील्ड राइफल्स में, राइट। ये मैंने आपको जैसे पहले ही भी बताया कि एनफील्ड राइफल्स में ऐसा माना जाता था कि ये कोटेड होती हैं किससे, काउ या पिग फैट से। जब हम बात करते हैं कोटिंग की, अब क्या होता था उस कार्ट्रिज को चलाने के लिए, जिसकी वजह से मंगल पांडे ने मार्च में रिवोल्ट किया था 1857 में, कि इनको क्या करना था, उस कार्ट्रिज को चलाने के लिए दांत से उसको टेयर करना पड़ता था। अगर दांत से टेयर करेंगे तो मतलब वो पिग फैट वो उनके मुंह में जा रहा है, तो दे डिड नॉट फाइंड इट गुड। क्यों? क्योंकि ये इनके लिए, दोनों के लिए प्रीशियस था, हमारी कम्युनिटीज़ के लिए।
सो दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, ये एक इमीडिएट कॉज बना रिसेंटमेंट का। और ट्रीटमेंट ऑफ सोल्जर्स की बात करें, सोल्जर्स से अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता था। जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको हमेशा इन्फीरियर माना जाता था और उनसे अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया जाता था। इंडियन ट्रूप्स की अगर हम बात करते हैं तो मेजॉरिटी में इंडियन ट्रूप्स थे और यूरोपियन ट्रूप्स हमेशा क्या आते थे, बिजी रहते थे वॉर में, यूरोपियन वॉर्स में। तो सुमित शर्मा अपनी हाँ बिल्कुल ऑडियो बंद करें। अब यहाँ पे बात की जाती है इंडियन ट्रूप्स मेजॉरिटी में थे, यूरोपियन ट्रूप्स माइनॉरिटी में थे, बट सिंस अगेन बात किया की जाती है कि ये पीपल जो थे ये क्या करते थे, इन पे रूल करते थे, राइट। और दूसरी बात, ये वॉर्स वगैरह में बिजी रहते थे और बाकी पे सारा काम किस पे था, मेजॉरिटी ऑफ द वर्क वाज डन बाय द इंडियन सोल्जर्स। अब हम बात करेंगे, ये हमने पढ़े कॉजेस, इन कॉजेस में हमने 5-6 कॉजेस पढ़े। हमने पॉलिटिकल कॉजेस पढ़े, हमने पीजेंट कॉजेस पढ़े, हमने इसके बाद बात की अपने इमीडिएट कॉजेस की, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेस की बात की। तो ये सब कॉजेस थे जिसकी वजह से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। अब बात करेंगे हम नेक्स्ट, हमारे यहाँ पे रिबेलियन स्प्रेड कैसे हुआ, राइट। अब यहाँ पे आपके पास ये JKSSB पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपको इससे क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। बात की जाती है कानपुर में रिवोल्ट कौन ले रहा था, कौन देख रहा था उसको, नाना साहिब देख रहे थे, ठीक है। ये अडॉप्टेड सन थे पेशवा बाजीराव के, राइट, हु लिव्ड नियर द कानपुर अवे फ्रॉम द मराठा किंगडम। इन्होंने क्या किया, आपके पास आर्म फोर्सेस को गैदर किया, ब्रिटिश को वहाँ से एक्सपेल किया और यहाँ से उन्होंने वॉर डिक्लेयर किया अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, राइट। सो बाद में इन्होंने क्या किया था, ही डिक्लेयर दैट अ गवर्नर अंडर द एम्परर ऑफ, बहादुर शाह जफर के अंडर ये क्या है, गवर्नर है। रिवोल्ट ऑफ 1857 जब हुआ था तो बहादुर शाह जफर को, जो वहाँ के जितने भी सिपाहीज एंड ऑल थे, उन्होंने अपना क्या कर दिया था, लीडर डिक्लेयर किया था या किंग डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया के किंग हैं। और ऑल्दो बहादुर शाह जफर उस टाइम पे काफ़ी ओल्ड थे बट उनको किंग डिक्लेयर किया गया था। बात करते हैं फिर देन लखनऊ में स्प्रेड हुआ हमारे पास ये रिवोल्ट, राइट। लखनऊ में कौन था, बिरजिस कादर था, ठीक है। ये सन था नवाब ऑफ वाजिद अली शाह का, राइट, अवध से। इन्होंने भी क्या किया था, यहाँ पे ब्रिटिश सुजरैनिटी को मानने से इनकार किया और बहादुर शाह जफर के अंडर अपने आप को डिक्लेयर किया कि वी आर अंडर द बहादुर शाह जफर। देन नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है झांसी में हम जानते हैं झांसी में हम जाते हैं, रानी लक्ष्मीबाई ने अगेंस्ट जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ी थी, राइट। इसके बाद बात की जाती है स्प्रेड की, हमारे पास आ जाता है अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद में, राइट। हमें ये याद रखना है अहमदुल्ला शाह, ये वर्ड्स का आप याद रखेंगे, कौन से पर्सन कहाँ पे रिवोल्ट कर रहे थे। अहमदुल्ला शाह फैज़ाबाद का आप लर्न करेंगे कि ये कहाँ पे था। नेक्स्ट हमारे पास आता है बखत खान, ये बरेली में इन्होंने वॉर को लीड किया था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है कन्वर सिंह, जगदीशपुर से थे ये, राइट। अब हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ द फेलियर। रिवोल्ट बहुत ही बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट हुआ था। 1857 की जब हम बात करते हैं 29 मार्च को 1848 में 47 में जब ये स्टार्ट हुआ, रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ। रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ था मंगल पांडे के द्वारा। मंगल पांडे ने क्या किया था, मंगल पांडे का क्या एक रोल रहा था, मंगल पांडे ने बेसिकली रिवोल्ट को स्टार्ट किया, अपने जो सुपीरियर्स थे उनके ऑर्डर्स को मानने से मना कर दिया, उन पर फायर कर दिया और उसके बाद मंगल पांडे को इन्होंने क्या किया था, फांसी की सज़ा सुना दी थी। तो वहाँ से रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ। फिर स्मॉल पैचेस पे, इंडिया के स्मॉल पैचेस पे डिफरेंट जगह से रिवोल्ट रेज हो गया। बहादुर शाह जफर को डिक्लेयर कर दिया गया, सब ने अपने तरीके से, पीजेंट्स अपने तरीके से रिवोल्ट लड़ने लगे। तो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रीजन्स में ये रिवोल्ट लड़ा गया, लेकिन इसमें यूनिटी नहीं थी, कोई एक पर्टिकुलर लीडर नहीं था, लीडरलेस मूवमेंट थी ये। अब हम ये पढ़ेंगे कि कॉजेस ऑफ फेलियर क्या हुआ, राइट। अपैथी ऑफ द मैनी Indian rulers like Scindia and Holkar. If Scindia would have revolted all the Marathas. अब यहाँ पे बात की जाती है स्किंदिया और होलकर्स की बात कर रहे हैं हम। हमारे इंडियंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात हमें जाननी चाहिए
वो ये है कि जब रिवोल्ट हुआ सब एक साथ नहीं लड़े, सब क्या कर रहे थे, अगर एक लड़ रहा है तो दूसरा तमाशा देख रहा था बैठ के वहाँ पे, जो एक बहुत मेन रीज़न बना। अगर सारे इकट्ठे लड़ते, यूनिटी होती, यूनिटी स्ट्रेंथ कहा जाता है वैसे भी, तो अगर वो एक यूनिटी होती तो मे बी ये रिवोल्ट सक्सेसफुल होता। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यही था कि बहुत सारे इंडियन रूलर्स इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किए, जो पावरफुल भी थे लेकिन उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये एक मेन कॉज बना रिजेंटमेंट का। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉज जो मैंने आपको पहले भी अभी बताया, लेकिन हम इसको एक सिस्टमैटिक मैनर में पढ़ेंगे, दैट इज़ द लैक ऑफ लीडरशिप। फर्स्ट वन वॉज कि बहुत सारे इंडियन रूलर्स ने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पे करते हैं, लैक ऑफ लीडरशिप। लीडरशिप नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। आनन फानन में, यहाँ बोलो कि जल्दबाजी में क्या किया गया, बहादुर शाह जफर को सिंपली क्या किया गया, डिक्लेयर कर दिया गया कि ये हमारा लीडर रहेंगे, राइट, दिल्ली में। तो लेकिन आगे क्या करना है, क्या स्टेप रहेंगे, वो सब चीज़ें डिस्कस नहीं की गई। वो डिस्कस नहीं की गई जब लीडर नहीं था, जब पॉलिसीज़ नहीं थी, जब पैटर्न नहीं था, तो ऑब्वियसली फेल होना था। किसी भी मूवमेंट के लिए हमें एक पर्टिकुलर पैटर्न हमें पता होना चाहिए, हमें एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि आगे इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा। जब वो ही नहीं पता है तो लीडर मूवमेंट जो होगा वो क्या होगा, उसका फेल होना तय था। तो यही यहाँ पे भी हुआ था। यहाँ पे क्या था, लैक ऑफ लीडरशिप, दिस वाज द मेन कॉज। अगेन पॉपुलर सपोर्ट नहीं था, यहाँ पे सपोर्ट नहीं थी, ठीक है। अगर हम बात करें, बहुत सारे जब हम फैक्टर्स की बात की जाती है, सपोर्ट की बात की जाती है, कुछ लोग लड़ रहे थे, लेकिन कुछ लोग जैसे हाई क्लास जो है, या जो हमारी यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात करते हैं हम एजुकेटेड क्लास की, जो हमारी एजुकेटेड क्लास थी इंडिया में, उसने इस रिवोल्ट को सपोर्ट ही नहीं किया था। एजुकेटेड क्लास ने इस रिवोल्ट को सपोर्ट नहीं किया था। बहुत सारे किंग्स थे, वो अभी भी जो प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, एजुकेटेड क्लास होगी आपके पास, प्रिंसली स्टेट्स हो गई आपके पास, इन सब ने क्या किया, इन सब ने इसको सपोर्ट नहीं किया। ऑब्वियसली आधे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, आधे लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो ब्रिटिशर्स के लिए आसान हो गया था कि वो जहाँ जहाँ पे जिन जिन पैचेस में क्या था, रिवोल्ट बहुत ज़्यादा था, उसको उन्होंने क्या किया, उस रिवोल्ट को उन्होंने वहाँ पे जल्दी से सप्रेस कर पाए, ईजिली सप्रेस कर पाए और इस रिवोल्ट से ओवरकम कर पाए। ये भी एक फेलियर का बहुत बड़ा कारण था कि सभी क्लासेस जो थी वो इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अनऑर्गेनाइज्ड नेचर था रिवोल्ट का पता ही नहीं था, डायरेक्शनलेस मूवमेंट थी, राइट। सो इसका पता नहीं था इसके बारे में कि रिवोल्ट का नेचर क्या रहेगा, क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। वेपनरी की बात करें, वेपन्स भी हमारे पास, इंडियंस के पास जो वेपन्स थे वो क्या थे, आउटडेटेड थे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द ब्रिटिशर्स, ठीक है। वो अपनी गोलियाँ लेके चल रहे हैं और यहाँ पे लाठी डंडे लेके आ रहे हैं, तो टफ था कि उनको हम सरपास कर पाते, ओवरकम कर पाते। अब इसके बाद हमें यहाँ ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट भी हो जाएगा, प्लीज़ नोट इट डाउन फ्रॉम द एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। यहाँ पे हम बात करेंगे कि रिवोल्ट कौन कौन सा था, कहाँ कहाँ पे और किस किस ने इसको लड़ा था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएसबी में अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, राइट। बात की जाती है तो दिल्ली की, प्लेस दिल्ली है। लीडर कौन था यहाँ पे रिवोल्ट का, बहादुर शाह जफर एंड बाकू खान, और इसको सप्रेस किसने किया था, निकोलसन ने, राइट। सेकंड बात करते हैं हम कानपुर की। कानपुर में इसको नाना साहेब ले रहे थे, जैसे मैंने आपको पीछे इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बताए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ आपके जो एसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को डील कर रहे हैं। कानपुर में नाना साहिब थे और यहाँ पे इसको सप्रेस किसने किया था, कैंपबेल ने सप्रेस किया था, राइट। थर्ड बात करते हैं हम लखनऊ की। लखनऊ में कौन था लीडर यहाँ पे इसका रिवोल्ट का, बेगम हजरत महल एंड ब्रिजेश कादिर, राइट। लखनऊ में कौन था यहाँ पे, बेगम हजरत महल और ब्रिजेश कादिर। यहाँ पे भी इसको सप्रेस किसने किया था, कैंपबेल ने सप्रेस किया था। नेक्स्ट बात की जाती है झांसी की। झांसी के बारे में आप सभी जानते हैं, लीडर ऑफ द रिवोल्ट लक्ष्मीबाई, राइट। और यहाँ पे लक्ष्मीबाई को किसने सप्रेस किया था, हुगरोज ने सप्रेस किया था। नेक्स्ट बात की जाती है अरह बिहार की। बिहार में आपके पास कुंवर सिंह थे, जगदीशपुर का रीजन, ठीक है। यहाँ पे इसको सप्रेस किया गया था बाय द विंसेंट टायरी, राइट। किसने सप्रेस किया था, विंसेंट टायरी ने। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें आ जाता है इलाहाबाद। इलाहाबाद में आपके पास लियाकत अली जी थे। लियाकत अली को सप्रेस किया था स्मिथ नील ने, राइट। लियाकत अली को सप्रेस किया था स्मिथ नील ने।
नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट एरिया वॉज या प्लेस वॉज बरेली। बरेली में लीडर ऑफ द रिवॉल्ट खान बहादुर थे एंड उनको भी सप्रेस किया गया था बाय कैंपबेल। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा में आपके पास सुरेंद्र शाही हैं एंड उज्जवल शाही हैं। इन्होंने क्या किया था, जब देखा कि रिवोल्ट ख़त्म हो रहा है, रिवोल्ट की आगे बात नहीं चल रही है, तो इसको सप्रेस कर दिया गया और इन्होंने सरेंडर कर दिया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ को। अब हम बात करते हैं यहाँ से, एक हमारा टॉपिक इम्पॉर्टेंट और रह जाता है यहाँ पे। रिवोल्ट हो गया, कॉजेज़ पढ़ लिया हमने, राइट, हमने कॉजेज़ पढ़ लिया, हमने रिवोल्ट पढ़ लिया, हमने ये भी देख लिया कि फेलियर क्या था, क्यों हुआ इसका, राइट, क्यों ये अराइज हुआ। अब बात आ जाती है जब रिवोल्ट ख़त्म हो गया हमारे पास, तो हमारे पास इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जब रिवोल्ट ख़त्म हो गया फिर उसके बाद क्या हुआ। 1857 में हमारा रिवोल्ट ख़त्म हो गया, राइट, उसी को सप्रेस कर दिया गया। जिस जिस रीजन में वो बन रहा था या जिस जिस रीजन में वो राइज किया था, वहाँ से इस रिबेलियन को क्या किया गया, इरेडिकेट किया गया, सप्रेस कर दिया गया। लेकिन यहाँ के बाद क्या था, ब्रिटिशर्स ये जान गए थे कि हमें अब अगर इंडियंस पे रूल करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें एक नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, एक फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा, हमें पता होना चाहिए कि इंडियंस के मन में क्या चल रहा है। तो इसके बाद देखेंगे बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारी चीज़ें की गई ब्रिटिशर्स के द्वारा, जिनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। पहला, पावर ट्रांसफ़र एंड द एंड ऑफ कंपनी रूल। मीनिंग क्या हुआ इसका कि पहले यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके पास पावर थी, इन्होंने क्या किया, वो पावर ट्रांसफ़र कर दी गई। यहाँ पे कंपनी रूल को ख़त्म कर दिया गया और सब कुछ किसके अंडर आ गया, क्वीन के अंडर आ गया, क्वीन प्रोक्लेमेशन के अंडर आ गया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ गया। ये पहला स्टेप लिया गया था ब्रिटिश अथॉरिटीज़ द्वारा। क्वींस प्रोक्लेमेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वींस प्रोक्लेमेशन का यहाँ पे क्या मतलब है, क्वींस प्रोक्लेमेशन में ये है कि क्वीन के साथ वहाँ से एक ऑर्डर इशू किया गया कि अब जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स हैं हमारे पास यहाँ पे, हम इन सब प्रिंसली स्टेट्स की लैंड में या टेरिटरी में हम क्या करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, राइट, हम इन प्रिंसली स्टेट्स में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सो उनको ऑटोनॉमी दे दी गई, ठीक है, ताकि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं या यहाँ के जो प्रिंसेस हैं इनको हम मानते हैं, हम इनकी सोवरेनिटी को मानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम इसको, ये जो प्रिंसली स्टेट्स है इनमें दखल अंदाजी नहीं करेंगे, आप अपना काम खुद कर सकते हैं, ताकि ये आगे फर्दर रिवोल्ट ना करें, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे आगे भी, तो एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस की बात की जाएगी। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन या मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कैसे बना गया, ये दोनों हिस्ट्री का भी टॉपिक होता है और पॉलिटी का भी टॉपिक होता है, राइट। तो उसमें हम सारे एक्ट्स पढ़ेंगे। उसमें से ये 1858 में ये एक्ट आया था, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस किस बोलते हैं, या इसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। वेरी इंपॉर्टेंट एक्ट। यहाँ पे क्या किया था, एक वाइसरॉय बनाया गया, उसकी काउंसिल बनाई गई, उसके मेंबर्स बनाए गए 15, वो आके इंडिया में देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन किस तरीके से काम किया जाएगा। एक सुप्रीम पावर होगी, वो सारे चेक रखेंगे यहाँ पे इंडिया पे, ठीक है। तो इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा गया। बहुत सारी चीज़ें इसमें लाई गई, कंपनी रूल यहाँ से ख़त्म कर दिया गया। अब इंडियन सोल्जर्स का जो नंबर था उसको भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि रिजेंटमेंट हो रहा है हमारी आर्मी में, तो इंडियन सोल्जर्स का नंबर रिड्यूस किया गया और ब्रिटिशर्स का जो नंबर था उसको भी इंक्रीज़ किया गया। जैसे अगर पहले 100 पर्सन पे एक ब्रिटिश पर्सन है, सोल्जर है, तो अब इसको नंबर रेज करके 10 कर दिया गया, ताकि इन पे चेक रखा जा सके कि ये लोग क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, राइट। अब इसके बाद, इस पॉलिसी के बाद वो एंटागोनिस्ट हो गए टुवर्ड्स द मुस्लिम। उनको लगा कि मुस्लिम्स जो है वो हमारे अगेंस्ट है, तो ब्रिटिशर्स ने मुस्लिम्स को काफ़ी हद तक सप्रेस किया था कुछ टाइम तक के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं चेंज द आउटलुक टुवर्ड्स द कस्टम्स इन द रिलीजन्स। मैंने आपको बताया रिलीजियस एंड कल्चरल कॉजेज भी थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में, लेकिन अब उन्होंने देखा कि हमारा रिलीजन में इंटरफेयर करना, दखल अंदाजी करना लोगों को पसंद नहीं आता है, ठीक है, ये भी एक कॉज बना है। तो उन्होंने इस कॉज को एलिमिनेट करने के लिए क्या किया, अपना जो आउटलुक था उसको चेंज कर दिया। उन्होंने अनड्यू इंटरफेरेंस, जैसे पहले उन्होंने सती अब्रप्टली बंद कर दिया, राइट, इस तरीके से उन्होंने इंटरफेरेंस करना बंद कर दिया था हमारे इंडियन कस्टम्स में। नेक्स्ट हमारे पास इसका पॉइंट आता है पॉलिसीज़ वर मेड। पॉलिसीज़ बनाएगी, डिफरेंट पॉलिसीज़ बनाएगी, ताकि लैंडलॉर्ड्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, ज़मींदार्स को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको राइट्स दिए जाएं उनकी लैंड पे, ठीक है, उनको उनके राइट्स दिए जाएं उनकी लैंड पे, राइट। ज़मींदार्स को वहाँ का नेचुरल लीडर माना गया।
कि ये पर्सन यहाँ पे एरिया में रूल करेंगे, दे आर सुपीरियर, उनको रिकग्निशन दी गई, राइट, ठीक है। और ये कब हुआ? आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि ज़मींदार हम देखते हैं बहुत सारे पीजेंट रिसेंटमेंट हुआ था, तो उसको ख़त्म करने के लिए क्या किया गया, उनको रिकग्निशन दी गई, उनके राइट्स को माना गया, राइट। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आता है यहाँ पे इंडियन काउंसिल से एक्ट लाया गया, इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम आया था, डिफरेंट पोर्टफोलियोज बनाए गए, डिफरेंट पर्सनस के अंडर दिए गए, ताकि क्या किया जा सके, इन पे चेक रखा जा सके, एक एक पोर्टफोलियो पे अपना अच्छे तरीके से काम किया जा सके, और ये ध्यान रखा जाए कि कहीं पे कोई दोबारा नया प्रॉब्लम तो नहीं खड़ी हो रही है हमारे लिए। 1861 के एक्ट को पास किया गया था, राइट। और उसके बाद जो वाइसरॉय की काउंसिल थी उसको एक्सपैंड किया गया, इंडियंस का नंबर इंक्रीज़ किया गया, और क्या किया गया, लेजिस्लेटिव फंक्शंस दिए गए, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया बाद में, राइट। ये सिर्फ एक, यहाँ पे हमें ये बात का ध्यान रखना है, ऑल्दो काउंसिल को इंक्रीज़ किया गया था, नंबर इंक्रीज़ किया गया, कुछ इंडियन पर्सनस भी इंट्रोड्यूस किए गए उसमें, लेकिन उनका काम सिर्फ क्या था, एडवाइजरी था। उनका जो बातें जो वो कहते थे वो बाइंडिंग नहीं थी। बेसिकली इस चीज़ का पर्पस क्या था, मोटो क्या था इसके पीछे? इसके पीछे इनका ये मोटो था कि हमारे जो बेसिकली मोटिव जो था इसके पीछे वो ये रहा उनका कि हम ये जान सके कि इंडियंस के मन में क्या चल रहा है, कौन सी चीज़ है हमारी जो उनको प्रॉब्लमेटिक, उनके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रही है, और इसको किस तरीके से ठीक किया जा सके। इसलिए उन्होंने क्या किया था, नंबर यहाँ पे रेज किया था और इंडियन पर्सनस को कुछ इंट्रोड्यूस किया था, सो दैट ये जाना जा सके कि लोगों के मन में क्या भावनाएं चल रही हैं। सो दैट्स ऑल विद द आफ्टरमाथ ऑफ द रिवोल्ट, राइट। अब हम एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा हिस्ट्री के बारे में। हिस्ट्री के 3 फेजेस होते हैं, राइट। एंशिएंट होता है, मेडिवल होता है एंड मॉडर्न होता है। हमने मॉडर्न से स्टार्ट किया, राइट। एंशिएंट में हमारे पास एंशिएंट एरा से लेके हम पढ़ते हैं इसको गुप्ता एरा तक, लगभग गुप्ता एरा तक पढ़ते हैं हम इसको, लगभग 8th सेंचुरी तक हमारा एंशिएंट पीरियड चलता है। दूसरी बात करते हैं मेडिवल पीरियड की। मेडिवल पीरियड हमारे पास दिल्ली सल्तनत से स्टार्ट किया जाता है। दिल्ली सल्तनत से लेके हम इसको कहाँ पे पढ़ते हैं, कहाँ तक पढ़ा जाता है इसको, 1707 तक, 1707 तक पढ़ा जाता है। 1707 का ये वो टाइम है जब औरंगजेब की डेथ हुई थी। इसके बाद का पीरियड जो है मॉडर्न में हम 1707 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं। कुछ लोग मॉडर्न को कंसीडर करते हैं आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ओनली, ठीक है। अगर हम मॉडर्न को 1857 ऑनवर्ड्स पढ़ते हैं तो मॉडर्न 1857, तो ये वाला जो पीरियड है बिटवीन द 1707 एंड 1857, इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशन पीरियड कहा जाएगा। इसको क्या कहा जाएगा, ट्रांजिशन पीरियड कहा जाएगा। और इस ट्रांजिशन पीरियड में से भी बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। अब हमने आज स्टार्ट किया 1857 से, जहाँ से मोस्ट ऑफ द पीपल कंसीडर करते हैं कि हमारी मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट हुई। हमारा बेसिकली यहाँ से स्टार्ट क्या हुआ था, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, इसलिए हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 को आज अपने कंसीडरेशन में लिया और आज हमने इसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करते हैं यहीं पे, नेक्स्ट चीज़ हमने क्या पढ़ी यहाँ पे, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा। एक क्विक रिविजन, रिवोल्ट ऑफ 1857 पढ़ा, और इस 1857 में हमने इसके क्या क्या पढ़ा कि स्टार्ट कैसे हुआ, हाउ द रेवोल्यूशन स्टार्टेड, ठीक है, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द रिवोल्ट एंड आफ्टरमाथ क्या था इसके बाद कौन कौन से स्टेप्स लिए गए, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे, राइट। सो अगर आपकी कोई क्वेरीज वगैरह हैं तो उसको हम आगे आप पूछ सकते हैं, राइट। आई कंसीडर कि आपकी कोई क्वेरीज नहीं है। अगर आपकी कोई क्वेरीज होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, राइट। तो अब हम जब इसके बाद पढ़ेंगे हिस्ट्री, हम इसको एक पूरे डिटेल सिनेरियो में उसको कंप्लीट किया जाएगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। थैंक यू।